Hey guys, I am Satyam from the Techie Friends and this is part 1 of Java tutorial. इस ट्यूटोरियल में हम जावा की हिस्ट्री, उसके फीचर्स और उसके कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन 1990 में सन माइक्रो सिस्टम को एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसका पर्पस ये था कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिमोटली हैंडल जिसके थ्रू हम कर सकें। अब कंज्यूमर जो आपके मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनमें MP3 प्लेयर्स थे, वीडियो रिकॉर्डर्स, DVD प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज, ये सारी चीज़ें थी। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम दिया गया वो स्टेल्थ प्रोजेक्ट दिया गया शुरू में, लेकिन बाद में इसे चेंज करके ग्रीन प्रोजेक्ट कर दिया गया। जेम्स गोसलिंग जो कि इस टीम के एक मेंबर थे, यानी कि जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज फाइंड आउट कीजिए। जेम्स गोसलिंग ने सोचा कि सी या फिर C++ को यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो लैंग्वेज थी ये सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। अब ये सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको अभी आने वाले इसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उस टाइम ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी जो सिस्टम इंडिपेंडेंट हो। देन इसको देखते हुए जेम्स गोसलिंग ने एक नई लैंग्वेज डेवलप करने को सोची जो कि पूरी तरीके से सिस्टम इंडिपेंडेंट हो। फर्स्टली उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम ग्रीन टॉक दिया, जिसका एक्सटेंशन उन्होंने GT दिया। बाद में कुछ टाइम बाद उन्होंने इस ग्रीन टॉक को चेंज करके इसका नाम ओक कर दिया, यानी ये जो लैंग्वेज थी अब ओक नाम से जानी जाने लगी। लेकिन प्रॉब्लम बाद में ये हुई कि ये ओक नाम पहले से किसी और कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड था, जिसकी वजह से इन 1995 में इसका नाम ओक से बदल करके जावा कर दिया गया, जिसे सन माइक्रो सिस्टम ने 2010 में एक्वायर कर लिया। यानी कि अब जो जावा थी वो सन माइक्रो सिस्टम का ना होकर के ओरेकल की हो गई है। देन उसके बाद हम आते हैं कि इसका जो नाम पड़ा वो जावा क्यों पड़ा, जब इसका नाम ओक था और जब बाद में उन्हें पता चला कि ये जो ओक नाम है ये किसी और कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके जावा ही क्यों रखा। फ्रेंड्स, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जब जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम इस लैंग्वेज को डेवलप कर रही थी तो उस टाइम उन लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते थे। तो उन्हें ये लगा कि ये जो कॉफ़ी है वो इस लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और जिसकी वजह से यानी कि इस कॉफ़ी की वजह से उन्हें इतनी बेटर क्वालिटी की लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प मिल रही है। देन उन लोगों ने कि जावा आइलैंड, जो कि उस टाइम अपनी गुड क्वालिटी कॉफ़ी प्रोड्यूस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, उसके फर्स्ट वर्ड जावा के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम जावा रखा। तभी से इस लैंग्वेज को जावा के नाम से जाना जाने लगा। तभी आपने देखा होगा कि जो जावा का सिंबल होता है उसमें एक मग बना हुआ होता है जिसमें से भाप निकलती रहती है। देन उसके बाद जब से जावा डेवलप हुई है तब से लेके आज तक उसके काफ़ी सारे वर्जन्स आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। उसका पहला वर्जन 1995 में रिलीज़ हुआ जो कि JDK अल्फ़ा एंड बीटा के नाम से था। देन उसके बाद JDK 1.0 उन्होंने रिलीज़ किया जो कि 1996 में किया। देन उन्होंने फिर 1997 में JDK 1.1 रिलीज़ किया। देन J2SE 1.2 रिलीज़ हुआ जो कि 1998 में। फिर ऐसा करते करते अभी तक जो उसके जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है जावा SE 8, जिसे उन्होंने 18 मार्च 2014 में रिलीज़ किया। अब ये अलग अलग वर्जन्स रिलीज़ करने का उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि वो अब जब जब अपना नया वर्जन रिलीज़ करते थे तो उसमें वो नंबर ऑफ़ क्लासेस और पैकेजेस इंक्रीज़ कर देते थे। अब ये क्लासेस और पैकेजेस हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम मूव करते हैं कि जावा के जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, जावा पे दुनिया के 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो रन करती हैं, जिनमें से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशन, जैसे कि एक पॉपुलर वेबसाइट जो आप सभी जानते हैं IRCTC, इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है, ये पूरी की पूरी जावा पे बनी हुई है। देन उसके बाद एंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन जो भी होते हैं वो सारे जावा पे बने हुए होते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। देन उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो सब जावा पे बनी हुई हैं।
आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन डिवाइसेस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जावा पे ही रन कर रही हैं, तो कितना बड़ा यूज़ है जावा का। देन उसके बाद हम मूव करते हैं कि इसके फीचर्स क्या-क्या हैं। हमने इसके यूजेस तो देख लिए, अब हम ये देखते हैं कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो मैं आपको इसी एक फीचर्स में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज़ को यूज़ करता है। जैसा कि अगर मैं एक सिंपल सी प्लस प्लस का आपको एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, तो मान लीजिए कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जब हम इसमें सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन कराते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करता है। और हम आते हैं अब जावा की तरफ। मान लीजिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन उसके बाद जब भी हम इसमें जावा को इंस्टॉल करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये जावा को इंस्टॉल करने के बाद वो अपनी बाउंड्री एक क्रिएट करता है, जो कि जिसे हम जेवीएम कहते हैं। और जावा का प्रोग्राम इसी जेवीएम के अंदर रन करता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस वजह से जावा एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है, और इसी चीज़ को हम सिस्टम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से समझ सकते हैं। ये जो सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है, ये सिस्टम डिपेंडेंट है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच है। ये अपने काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करेगा। लेकिन जावा जो है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जब हम इस जावा को अपने मशीन में इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये एक अपनी अलग बाउंड्री क्रिएट करता है, और उस बाउंड्री के अंदर ही अपने एप्लीकेशन को ये एग्जीक्यूट करता है। देन इसके बाद हम इसके फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। इसका पहले जो सबसे बड़ा फीचर्स है सब, वो है सिंपल। इसमें बहुत सारे जो कन्फ्यूजिंग टास्क, जैसे कि आपके एक्सप्लिसिट पॉइंटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, इसे जावा से हटा दिया गया। देन उसके बाद ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया। यानी कि सी प्लस प्लस में आप एक डिलीट कीवर्ड का आपने यूज़ किया होगा। उसका काम ये होता था कि वो फ्री मेमोरी जो भी रहती थी, उन्हें डिलीट करने का काम करता था। जावा में ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर आपने डिलीट कीवर्ड का यूज़ करके उस फ्री जो मेमोरी है, अगर आपने उसे डिलीट नहीं किया, तो वो उतना मेमोरी आपके प्रोग्राम में कंज्यूम करके बैठा रहेगा, जो कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसी प्रोग्राम के लिए। मान लीजिए कि आप सी प्लस प्लस में डिलीट कीवर्ड का यूज करना भूल गए, तो वो जो मेमोरी होगा, जो फ्री मेमोरी एलोकेट है अभी भी प्रोग्राम को, वो अपने आप डिलीट नहीं होता था। जावा में ये काम प्रोग्रामर को ना दे करके एक स्पेशल प्रोग्राम को दे दिया गया, जिसे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। ये काम अब उसका हो गया, यानी कि अब प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेमोरी अभी आपके प्रोग्राम में खाली है और उसे आप जाके डिलीट कीजिए। ये जो प्रोग्राम है, ये आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम बीच में कभी भी रन हो सकता है, और इसको रन कराने का काम जेवीएम करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। इसमें जावा में भी कुछ ऐसा ही है ये, लेकिन सी प्लस प्लस जो थी वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं थी। जावा को हम एक तरीके से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो है रोबस्ट। रोबस्ट का जो सिंपली मीनिंग अगर हम कह लें, तो होता है कि ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कि जावा जो है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को यूज करती है। देन उसके बाद पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम जावा के बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। देन उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जावा में नया हो सकता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं, तो जैसे कि आप जब भी अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो उसमें एक साथ आप कई काम
कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और भी एक साथ में कई सारे आपने टास्क ओपन कर रखे हैं, तो आपको ये लगता है कि जो आपका मशीन है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इन सारे कामों को एक साथ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिज़िकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हर एक टास्क को वो एक थ्रेड में डिवाइड कर देता है और जिनके बीच में वो इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि हमें लगता है कि जो ये सारे जो काम हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं, ठीक है? तो जावा में भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर आप 2 प्रोग्राम को जो कि पैरेलली अगर आपको उन्हें रन कराना है और इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका एग्ज़ीक्यूशन पहले हो जाए, तो आप उन दोनों प्रोग्राम को एक साथ इसमें रन करा सकते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिटेल में देखेंगे। देन उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि जावा में हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और ईएमआई और ईजेबी जो हैं इनका यूज़ करके आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गया, जो कि है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप जावा का जो कोड होता है उसे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे आप रन करा सकते हैं। चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो या फिर आपका मैक ओएस हो, किसी पे भी आप इसे रन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था जावा की हिस्ट्री, उसके फीचर्स और उसके यूजेस के बारे में। और अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स के बारे में अपडेट मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।